प्रेज द लॉर्ड। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से डीपली जुड़ी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों और वक्त बस निकलता जा रहा हो और लगने लगे कि शायद अब कुछ बदलेगा ही नहीं। ये इंतजार सच में बहुत दर्दनाक हो सकता है ना। आज हम जेनेसिस 15 का डीप डाइव करेंगे। ये सिर्फ एक पुराना इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि डाउट के गहरे अंधेरे से लेकर एक पक्के वादे तक के सफर की एक ऐसी पर्सनल और रिलेटेबल कहानी है जिसमें हम खुद को देख पाएंगे। ईश्वर के शब्द कहते हैं, डरो मत अब्राम, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा बहुत बड़ा प्रतिफल हूं। जरा सोचिए, डाउट और डर के ठीक सामने ये डिवाइन एश्योरेंस कितना पावरफुल है। जब हम अपनी लाइफ में थक जाते हैं, निराश होते हैं या बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, तो ये आयत सीधे हमारी उस बेचैनी को शांत करती है। ये हमें याद दिलाती है कि लाइफ के सबसे बड़े रिवॉर्ड्स अक्सर सबसे बड़ी अनसर्टेनिटीज के बाद ही मिलते हैं। अब हम इस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को देखते हैं, जेनेसिस 15 का न्यू इंटरनेशनल वर्जन। ये एंशिएंट टेक्स्ट हमारी आज की मॉडर्न एंग्जाइटीज को बिल्कुल शीशे की तरह दिखाता है। हम सभी अपनी लेगेसी, अपने फ्यूचर और किसी बड़े प्रॉमिस के पूरे होने को लेकर अक्सर घबरा जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले भी इंसान बिल्कुल उन्हीं इमोशन से जूझ रहा था जिनसे आज हम जूझते हैं। ये सच में कितना फैसिनेटिंग है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अब्राहम अपने डर या वीकनेस को ईश्वर से छुपाते नहीं हैं। वो पूरी ईमानदारी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप मुझे क्या दे सकते हैं जबकि मैं निसंतान हूं। एक बायोलॉजिकल एयर ना होने की ये एंजाइटी एक यूनिवर्सल स्ट्रगल को दिखाती है। वो फीलिंग जब लगता है कि हम जिंदगी में बस कहीं अटक गए हैं, जब लगता है कि जो वादे हमसे किए गए थे शायद वो कभी पूरे नहीं होंगे, तो ऐसी घबराहट बिल्कुल नेचुरल है। इस सिचुएशन को अगर हम डीपली एनालाइज करें तो एक तरफ अब्राम की करंट रियलिटी है जो काफी निराशाजनक है। उनके घर का नौकर एलिएजर ऑफ दमास्कस ही उनका एकलौता वारिस है, और दूसरी तरफ वो प्रॉमिस है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, उनके अपने खून से पैदा होने वाला एक बेटा। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है कि अब्राम का डाउट कितना रियल और लॉजिकल था। उनकी आंखों के सामने जो हकीकत थी और जो वादा उनसे किया गया था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और इस लॉजिकल डाउट के जवाब में ईश्वर जो करते हैं वो सच में माइंड ब्लोइंग है। ईश्वर अब्राहम को उनके तंबू से बाहर खुले आसमान के नीचे ले जाते हैं और कहते हैं, आसमान की ओर देखो और तारों को गिनो, अगर तुम उन्हें गिन सको ऐसे ही तुम्हारे वंशज होंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई हमें समुद्र के किनारे ले जाकर रेत के कणों को गिनने के लिए कहे। ये किसी इन्फिनिट प्रॉमिस को देखने का एक नया तरीका है। ये एक मैसिव ट्रस्ट फॉल है जहां हमें बस आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ अपने आप को उस वादे के हवाले करना होता है। तारों को देखकर अब्राहम बिलीव तो करते हैं, लेकिन आखिर वो भी एक इंसान ही थे। उनका अगला सवाल देखिए, हे प्रभु, मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं इस पर अधिकार पाऊंगा? क्या यह हमारे दिल की बात नहीं लगती? जब हम किसी बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी के आगे खड़े होते हैं तो क्या हम भी कोई गारंटी या सॉलिड प्रूफ नहीं मांगते? फॉर श्योर हम सब चाहते हैं कि कोई पक्की मोहर लग जाए ताकि हमें एक श्योरिटी मिल सके। यहीं पर हम एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कवेनेंट। ये कोई आम वादा या आज के टाइम का कैजुअल प्रॉमिस नहीं था। एंशिएंट टाइम्स में ये एक बेहद स्ट्रिक्ट और बाइंडिंग अग्रीमेंट होता था। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना हो तो सोचकर देखिए किसी हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट मर्जर या एक ऐसे आयरन क्लैड लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिसे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। ये लिटरली एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट था और इसकी लीगल प्रक्रिया भी बहुत इंटेंस थी। अब इस एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देखिए। वर्स 9 में एनिमल्स की एक पूरी लिस्ट है। एक 3 साल की बच्चिया, एक 3 साल का बकरा, एक 3 साल का मेंढा, एक फख्ता और एक कबूतर का बच्चा। ये सब उस लीगल और स्पिरिचुअल प्रोसेस के एसेंशियल कंपोनेंट्स थे। ये बताता है कि ये अग्रीमेंट कितना सीरियस था। इसके लिए एक पूरी तैयारी की जरूरत थी। और इस प्रोसेस की सीरियसनेस को समझने के लिए उस रॉ और विसरल रस्म को देखिए। अब्राहम ने उन बड़े जानवरों को बीच से काट दिया और उनके टुकड़ों को एक दूसरे के आमने सामने रख दिया। आज शायद हमें यह अजीब लग सकता है, लेकिन उस एंशिएंट कल्चर में एक सॉलिड अग्रीमेंट सील करने का यही डिफिनिटिव तरीका था। यहां तक कि जब शिकारी पक्षी उन जानवरों पर झपटे तो अब्राहम ने उन्हें पूरी ताकत से वहां से भगा दिया। ये दिखाता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कितने कमिटेड थे। वो अपने एंड ऑफ द डील को किसी बाहरी डिस्टर्बेंस से खराब नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस कहानी में एक ड्रामेटिक शिफ्ट आता है। टेक्स्ट में लिखा है, एक घना और भयानक अंधकार उन पर छा गया। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है।
ये हमारी अपनी लाइफ के उन सबसे डार्क और डर से भरे वक्त को दर्शाता है जब हम इंतजार कर रहे होते हैं। वो फेज जब हमें आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आता और लगता है कि सब कुछ बस ठहर गया है। ये डार्कनेस बिल्कुल रियल और टेरिफाइंग होती है। उसी डीप स्लीप और ड्रेडफुल डार्कनेस के बीच ईश्वर उन्हें एक डेंस हिस्टोरिकल प्रोफेसी बताते हैं। ये क्लियर टाइमलाइन दी जाती है, 400 साल तक उनके डिसेंडेंट्स की एक अनजान देश में गुलामी, उसके बाद उस ओप्रेसिंग नेशन पर ईश्वरीय सजा, फिर बहुत सारी संपत्ति के साथ उनका बड़ा एक्सोडस और आखिर में चौथी पीढ़ी की इस जमीन पर वापसी। यहाँ एक और पॉइंट है कि ये वापसी तभी होगी जब एमोराइट्स का पाप अपनी फुल मेजर तक पहुंच जाएगा। ये हमें सिखाता है कि जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी एक मास्टर प्लान बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे विजुअली पावरफुल मोमेंट पर आते हैं। एक तरफ इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं, वो कटे हुए जानवर, और दूसरी तरफ उस भयानक अंधेरे में एक धुआं उठता हुआ बर्तन और एक जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के बीच से गुजरती है। ये एग्जैक्टली क्या था? ये एक फाइनल डिवाइन सिग्नेचर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मॉडर्न सीईओ किसी फाइनल एग्रीमेंट की बॉटम लाइन पर अपने साइंस करता है। ईश्वर ने खुद आकर उस डार्कनेस में उस कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा के लिए सील कर दिया। और इस अल्टीमेट सिग्नेचर का रिजल्ट क्या था? रिजल्ट थी ये स्पेसिफिक लिस्ट जिसमें प्रॉमिस्ड लैंड की एग्जैक्ट बॉर्डर्स बताई गई, मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेटिस यानी फरात नदी तक। इसमें केनाइट्स, हिटाइट्स, एमोराइट्स और केनानाइट्स जैसे पूरे 10 ग्रुप्स की जमीनों का क्लियरली मेंशन्ड है। ये कोई हवाई प्रॉमिस नहीं था, ये एकदम स्पेसिफिक बॉर्डर्स के साथ एक सॉलिड और आयरन क्लैड कवेनेंट था जो अब्राहम की आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया गया था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या प्रैक्टिकल टेकअवेज ले सकते हैं? ये रहे 3 बहुत ही एक्शनेबल स्टेप्स जो हम किसी भी वेटिंग पीरियड में अप्लाई कर सकते हैं। पहला, अपने डाउट्स को छुपाने के बजाय उन्हें ओपनली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें, बिल्कुल अब्राहम की तरह। दूसरा, जब लाइफ में फंसा हुआ महसूस हो तो तारों की तरह उस बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें। और तीसरा, जब घना अंधेरा छा जाए और डर लगने लगे, तब भी प्रोसेस से पीछे ना हटें, अपनी कमिटमेंट को बनाए रखें। आखिर में हमें इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर विचार करना चाहिए, क्या हम उस प्रोसेस पर विश्वास करेंगे जब सूरज ढल जाएगा और लाइफ में अंधेरा छा जाएगा? ये कहानी उस अंधेरे में भी अपना फेथ बनाए रखने के बारे में है, क्योंकि अक्सर उसी डार्कनेस में लाइफ के सबसे पक्के वादे सील होते हैं। उम्मीद है इस डीप डाइव से हमें कुछ बेहद वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।